नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो नए नए जो एस्पिरेंट्स तैयारी शुरू करते हैं उनके हर के दिमाग में, सबके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन या प्रश्न होता ही है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है और कौन कौन सी एनसीईआरटी है जो हम पढ़ें, या ऐसे ही कुछ इससे जुड़े हुए सवाल जो हैं वो नए नए जो एस्पिरेंट्स तैयारी शुरू करते हैं उनके दिमाग में होते हैं। जैसे हमने भी तब ये तैयारी शुरू करी थी तब हमारे दिमाग में भी यही क्वेश्चन था कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी टीचर आते थे, फैकल्टी आते थे, वो यही बताते थे कि एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। तो हम ये सोचते थे कि सर हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ें या क्या ऐसी आवश्यकता है कि एनसीईआरटी हम पढ़ें। तो क्या है कि सब आदमी अलग अलग राय देते हैं। कोई टीचर आएगा कि नहीं एनसीईआरटी के बिना भी काम चल जाएगा, या कोई टॉपर भी ऐसे कहते हैं कि नहीं एनसीईआरटी से ज़्यादा ये करो या वो करो, या कोई कहते हैं कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी 6वीं से लेकर 12वीं तक। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी जो है धारणाएं बनी हुई है, बहुत सारे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। मैं अपने 4 बार प्री की कट ऑफ क्लियर करने के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला सवाल जो दिमाग में आता है वो आता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसका जवाब का सीधा सीधा आंसर होगा हाँ, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपका बेस नहीं बनेगा। अच्छा, कुछ लोग जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में क्या होता है कि सर मेरा तो बेस बना हुआ है, यानी मैंने तो आर्ट्स से ही पढ़ा है ना। जैसे स्टेट बोर्ड्स वाले कुछ बच्चे वगैरह होते हैं तो वो कहते हैं सर मैं तो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट से ही मैंने पढ़ा है और मेरे अच्छे नंबर भी आते थे, तो मेरा तो बेस बना हुआ, तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं पढ़ूँ या इसको छोड़ दूँ। तो हाँ, आप भले किसी भी बोर्ड से पढ़े हों, चाहे आपका बेस, आप जो कह रहे हैं कि मैं बीए किया है या मैंने ह्यूमैनिटीज़ से ये किया है ग्रेजुएशन, तो फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो ज़रूरी ही है। क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट बनेंगे, एक ओवरऑल आइडिया जो है वो डेवलप होगा, एक ब्रॉड आइडिया हमारे दिमाग में डेवलप होगा किसी भी टॉपिक के बारे में। क्योंकि एनसीईआरटी में बड़े ही सोचे समझे तरीके से लिखा होता है और देश दुनिया के बारे में हमारा एक आइडिया बनेगा। जैसे अगर पॉलिटी की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें अगर जैसे हम देखेंगे कि संप्रभुता, तो संप्रभुता के बारे में उसमें अच्छे से बता रखा होगा। फिर जब हम वहाँ पर देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता में वहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे होंगे। क्वेश्चन जो है वो उठाती है यूपीएससी सीधे सीधे कहाँ से वो उठाती है, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, वो मैक्सिमम क्वेश्चन उठाती है एनसीईआरटी के अंदर से ही। एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए होते हैं या जो शब्दावलियाँ दी होती है वहाँ तक वो अपने आप को थोड़ा सा सीमित करके रखते हैं कि हाँ भाई इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा पढ़ना है, तो हमें कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि हाँ यहाँ तो एक थोड़ा सा लिमिट करें, अपने आप को बांधें। तो वो कहाँ हम लिमिट करेंगे, कहाँ बांधेंगे, जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को बांधेंगे कि जितना एनसीईआरटी में दिया होगा ना, मान लो कोई टर्म दिया है एनसीईआरटी में, तो वो टर्म हम पढ़ लेंगे। चाहे इकोनॉमी का टर्म हो, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, ऐसे इकोनॉमी की एनसीईआरटी में दिया है कि डिमांड ड्राफ्ट, तो हम क्या करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में कोई दिया होगा, कोई भी ऐसा एक वर्ड आता है एनसीईआरटी में, कोई टर्म आता है, तो उसका पता हमें होना चाहिए। क्योंकि वैसा या तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, या तो क्वेश्चन को समझने के लिए वो ज़रूरी हो जाता है, उस शब्द का मतलब समझना ज़रूरी हो जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना तो आपको ज़रूरी है। पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सीधे सीधे सवाल एनसीईआरटी में से बनते हैं और हमें अपने आप को एक बंधन में मतलब बांधना है सिलेबस के में। तो वो कहाँ बांधेंगे, उसके वो सीमा हम कहाँ डिसाइड करेंगे कि जो एनसीईआरटी में दिया है, जो टर्म दिए हैं, जितना कंसेप्ट उसमें दिए हैं, वो चीज़ें हमें वहाँ तक अपने आप को सीमित रखना होगा। तो एनसीईआरटी पढ़ना तो आवश्यक है, पहले सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरा सवाल जो है बच्चों के दिमाग में आता है, वो आता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। अब जब ये आप इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप डायरेक्टली जाके एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है कि बड़ा ही क्लिष्ट भाषा में एक तो वो दिया हुआ होता है। अगर हिंदी में पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा ही तकलीफ होने वाली, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी में वहाँ पर दिया होता है और वो बड़े ही क्लिष्ट भाषा में लिखा होता है। और वो
घुमा फिरा के थोड़ी बातें लिखते हैं, यानी कान को इधर से पकड़ने के बजाय इधर से आके पकड़वाते हैं। तो ख़ास तौर से मैं इकोनॉमी के बारे में ये वाली बात बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी को क्या करना है कि सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी को जैसे आप पहले सीधा ही एनसीईआरटी जाके नहीं उठाना कि मैं गया और एनसीईआरटी उठा के ले आया और वो सीधा पढ़ना शुरू कर दो। आप पहले जिस कोचिंग में आप ज्वाइन कर रखे हैं, तो कोचिंग में आप सर पढ़ाएंगे, वो कंसेप्ट वहाँ से आप समझिए, उसके बाद जो है उसके नोट्स पढ़िए, घर जाके आप एनसीईआरटी उससे पढ़िए। जैसे मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, जैसे हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, तो हिस्ट्री मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसमें से जो टर्म होंगे, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, मैं आपको समझा दूंगा। वो सुनना इसलिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में सुनी हुई चीज़ें और देखी हुई चीज़ें याद रहती है। उसके बाद में आपको एक बार जाके घर वो एनसीईआरटी से वो वाला चैप्टर पढ़ लेना है। एक अपनी ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, मेरे हिसाब से न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी भी ज़रूरी है, और वे हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, मगर मेरे हिसाब से न्यू वाली एनसीईआरटी है वो आपको पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री में जो है आपको ओल्ड वाली एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, तो वो एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि एनसीईआरटी में क्या लाइन बाय लाइन जो चीज़ें लिखी हुई है वो क्या सारी इंपॉर्टेंट है, क्या हमें लाइन बाय लाइन याद करना है, या कुछ ऐसे टर्म्स या कुछ ऐसे थिंकर दिए हैं, जैसे अगर हम सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़े 11th वाली, तो क्या वो उसमें जो थिंकर दिए हुए हैं वो सारे थिंकर हमें याद करने, क्या लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को हमें रटने बैठ जाना, तो नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ेंगे, आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ेंगे एज ए कहानी के जैसे। आप एक बार ऐसे ही बैठ के रीडिंग लगाइए, ऐसा नहीं कि आप पहले ही मरने लग जाओ एक एक फैक्ट को याद करने के लिए। तो एनसीईआरटी इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो फैक्ट सीधा सीधा आपको नहीं देती, एक कहानी के तौर पर आपको फैक्ट देगी, तो आप हजम कर पाएंगे। यानी कि अगर आप जैसे बीमार हो जाते हैं, तो एक मोटी सी टैबलेट वो आपको नहीं देगी, वो आपको उस टैबलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में आपको देगी एनसीईआरटी। ऐसा एनसीईआरटी का एक तरीका है उसका। तो उसमें क्या होगा कि कहानी के तौर पर, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो आपको कहानी के तौर पे आपको समझाएगी एक। तो इसलिए आप जो है एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन आप याद करने बैठ जाओ, या जितने भी थिंकर उसमें दिए हुए हैं वो याद करने बैठ जाओ। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, कि लाइन बाय लाइन हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, सारे थिंकर रटने के लिए नहीं बैठना है, उसे आप ऐसे सिंपली कहानी के जैसे पहले एक दो बार पढ़ें उसको। अब सवाल आता है सबसे बड़ा कि क्या सभी एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। जैसे इस लड़की को यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बुकमैन बन गया, बहुत भारी है भाई। तो एनसीईआरटी आप गए कि 6 to 12 आप सारी एनसीईआरटी उठा लाए और पूरा घर भर दिया किताबों से, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि जब हमने नई नई तैयारी शुरू करी थी, तो हमने भी सबसे बड़ी गलती यही करी थी। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एक आपके पैसे जो हैं वो भी वेस्ट होंगे। आप मतलब आपका जो है वो जहाँ समय खर्च होना चाहिए उसकी जगह गलत जगह पर आपका समय खर्च हो जाएगा, डायरेक्शन आपकी गलत चली जाएगी। जो प्लानिंग जो होनी चाहिए ना, वो सबसे मजबूत होनी चाहिए। प्लानिंग नींव जब मजबूत होगी तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पागलों के जैसे जाके 6 to 12 की सभी एनसीईआरटी नहीं उठा के लेके आनी है। आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से तो मैं अभी जैसे पढ़ता हूँ एनसीईआरटी, अभी भी मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि एनसीईआरटी जो है उसका एक ऐप आता है, वो ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है, उसमें सभी एनसीईआरटी आ जाती है। तो आपको जो पढ़ना है, एक तो आपका इसमें पैसा खर्च नहीं होगा, एक ढूंढने भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, एक इससे फ़ायदा हो जाता है। दूसरी बात कि आपको सारी एनसीईआरटी ना ही पढ़नी है और ना ही लेके आनी है। जैसे ये वाले बात को हम और किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा कि कौन सी क्लास की कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो जैसा क्या हो गया कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम ले लें अगर, तो आपको क्या करना है, 11th वाली एनसीईआरटी पढ़ लेनी है आपको, ना कि 6 to 12 वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि ये 6वीं से लेकर आपको और क्लासों में जो लिखा हुआ मिलेगा वो ये 11th वाली एनसीईआरटी में मिल जाएगा। यहाँ आपको एनसीईआरटी की 2 बुक मिलेगी ज्योग्राफी की, एक वैश्विक भूगोल के बारे में होगी और एक भारतीय भूगोल के बारे में होगी, एक होगा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ऐसे नाम होगा। आपको क्या करना है, आपको 11th वाली दोनों एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, उसमें सारा कंसेप्ट दिया हुआ है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे यहीं से ही बनेंगे, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके ज़्यादा आप क्या करेंगे कि जो आपको कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ नोट्स दिए जा रहे हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। एकदम ज़्यादा मरना नहीं है, अपने आप को थोड़ा सा सीमित रखना है। तो ये हो गया। अगर अब आप देखें कि हिस्ट्री में तो क्या सभी पढ़ना है, तो हिस्ट्री में क्या है कि 6th वाली एनसीईआरटी, 7th वाली एनसीईआरटी, 8th वाली एनसीईआरटी, इनमें क्या है, वो जैसे 6th में आपको एंशिएंट के बारे में दिया होगा, इसमें मध्यकालीन भारत के बारे में दिया होगा, इसमें आधुनिक भारत के बारे में दिया होगा। वो छोटी छोटी एनसीईआरटी, ज़्यादा बड़ी वाली एनसीईआरटी बड़ी बड़ी नहीं है, तो ये आपको ले आनी है।
फिर 9th वाले में चाहे आपको जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में दिया होगा, ऐसे आपको पढ़ना है। अब सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? जब हम GS 1 पढ़ते हैं मेंस में, तो सोसाइटी वाला है, वहाँ पर एक सेक्शन आता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सोसाइटी वाला जो है सेक्शन आता है। उस सोसाइटी वाले सेक्शन को पढ़ने के लिए हमें 11th की सोशियोलॉजी की बुक हम पढ़ लेते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि 6th वाली किताबें सब ऐसा उठा के बैठ जाए कि, और इस सोशियोलॉजी वाली बुक में भी क्या होता है, सारे चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो ये वाली बातें भी हमें याद रखनी है। तो हमने ये वाली बात देख ली कि NCERT जो है उसको हमें ये सभी NCERT नहीं पढ़ना, कुछ गिनी चुनी NCERT की बुक है, और उन बुक्स में भी कुछ टॉपिक या कुछ चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। जैसे अगर आपको बायोलॉजी वाली बुक है वो पढ़नी है NCERT की, साइंस के लिए बायोलॉजी के बारे में है, तो वो क्या है, आपको ये वाली बुक पढ़नी है, तो उसमें कुछ टॉपिक है, कुछ चैप्टर है, वही आपको पढ़ने हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, सारी हमें नहीं पढ़नी है। तो ये भी हमने देख लिया कि क्या सभी NCERT हम पढ़ें, तो सभी NCERT नहीं पढ़नी है हमें। इसके जैसा दिमाग हो जाएगा नहीं आपका, ये आपको बुकमैन नहीं बनना है। बहुत सारी बुक्स जो है घर पे जमा करके आपको नहीं रखनी है। अब हम देख लेते हैं आगे, क्या NCERT काफ़ी है? अब एक सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या मैं NCERT पढ़ लूँ, NCERT काफ़ी है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि सिर्फ NCERT काफ़ी नहीं है। कुछ जैसे कि NCERT हम अपना क्या बनाएंगे, कंसेप्ट बनाने में NCERT काम आती है मेनली। कुछ छोड़ दें, अगर जैसे जियोग्राफी को छोड़ दें तो जियोग्राफी में NCERT मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, परंतु हिस्ट्री वगैरह हो गई, ऐसी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटी हो गई, ऐसे वाले सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NCERT के साथ में कुछ स्टैंडर्ड्स बुक जो होती है ना, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे हिस्ट्री में अगर आप कहें कि एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, नया पेज ले लेते हैं, अगर आप कहें कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप मेरे हिसाब से आपको जो है वो NCERT की जो बुक है ना वही काफ़ी है। फिर आप कहें कि मिडिवल के लिए, तो मिडिवल के लिए भी NCERT काफ़ी है। फिर अगर आप कहें कि मॉडर्न के लिए, तो मॉडर्न के लिए NCERT तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और इसके साथ साथ आपको एक स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है। मैं जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करता हूँ, और मेरे हिसाब से उसमें से मेंस के क्वेश्चन भी सीधे सीधे उठ के आते हैं, और उसमें ज़्यादा एकदम फैक्ट नहीं भरा हुआ है, कहानी के जैसे चीज़ें समझाई गई है, तो है वो प्लासी टू पार्टीशन। ये बुक आपको फॉलो कर लेनी है। विद्युत चंद्र प्रकाश ऐसे सॉरी, ये वाली बुक आप जो है, ये वाली बुक आपको पढ़ लेनी है प्लासी टू पार्टीशन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और आपको NCERT पढ़ लेनी है। इसके बाद में आपका कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब जैसे मान लें कि हम आर्ट एंड कल्चर के लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए हम क्या करेंगे, NCERT फॉलो कर लेंगे, और साथ में जो स्टैंडर्ड बुक आती है वो हम एक फॉलो कर लेंगे, और वो स्टैंडर्ड बुक में से पूरा आपको नहीं पढ़ना है। जैसे नितिन सिंघानिया आती है, तो नितिन सिंघानिया आपको, वो है तो बड़ी मोटी बुक है, वो सारी बुक आपको नहीं पढ़नी है, उसके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स और थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। NCERT आपको आप फॉलो कीजिए, उसमें से उससे रिलेटेड जो चीज़ें NCERT में कहीं थोड़ी बहुत कम दी है तो उसमें से पढ़ लीजिए। तो ऐसे आपको फॉलो करना है कि NCERT जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। तो सिर्फ NCERT जो है कुछ सब्जेक्ट में आपको काम आ सकती है, मगर सभी सब्जेक्ट में सिर्फ NCERT के दम से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो NCERT में नहीं दिए होंगे, वो आपको करंट अफेयर से और साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके आधार पर आप जो है वो पास कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम को आसानी से। तो ये वाला सवाल हो गया कि क्या सभी NCERT पढ़ें, तो सभी क्या NCERT काफ़ी है? तो NCERT जो है वो सिर्फ NCERT पढ़ना काफ़ी नहीं है, तो कुछ स्टैंडर्ड्स बुक भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब आगे चल लेते हैं। अब एक है कि चलो हमने ये भी देख लिया कि NCERT पढ़ना है, ठीक है NCERT पढ़ना है, फिर कैसे NCERT पढ़ना है ये भी हमने देख लिया कि लाइन बाय लाइन ऐसा सब नहीं पढ़ना है। फिर हमने देख लिया कि क्या NCERT काफ़ी है, NCERT ही पढ़ लेंगे तो चल जाएगा काम, तो वो भी हमने क्वेश्चन देख लिया कि सिर्फ NCERT से काम नहीं चलने वाला है। अब हमने ये देख लेंगे फिर एक सही रणनीति क्या हो, तो सही रणनीति यही होगी कि आप NCERT जो है उसको तो फॉलो करे के लिए, ये तो मस्ट है आपके लिए, क्योंकि कंसेप्ट यहीं से बनेंगे, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, तो ये आपके लिए मस्ट है NCERT पढ़ना। साथ ही साथ आप कुछ स्टैंडर्ड्स बुक जो है ना वो आप फॉलो कर लीजिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की आप देखें, मॉडर्न हिस्ट्री वाली जैसे मैंने बताया प्लासी टू पार्टीशन, वो देख सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप
देख सकते हैं। आप नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए होगी वैसे। तो आपको एक सही रणनीति यही होगी कि एनसीईआरटी तो आप फॉलो करें ही करें, साथ ही साथ आप जो है एक स्टैंडर्ड बुक भी लेके चलें। साथ ही जो कोचिंग में आपको पढ़ाया जाता है तो वो आपके दिमाग में रहेगा, और सीधा आपको एनसीईआरटी कभी भी नहीं पढ़नी है। एक बार आप लेक्चर सुने, चाहे वो आप मेरा सुन सकते हो या जिसको भी आप फॉलो करते हो, या आपके ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस में जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ से आपको जो है वो टीचर को आप फॉलो करें, एक बार वहाँ से आप पढ़ लें। उसके बाद में आपको किताब उठाना ही है। सिर्फ क्लासेस के भरोसे आप पास नहीं हो सकते। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो वो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी, वो लिखने की कला आप में विकसित नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब आप लिखने जाएंगे तो एनसीईआरटी में जैसी भाषा आपको लिखी है वैसे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हालांकि इतनी क्लिष्ट भाषा नहीं, मगर जो वर्डिंग उसमें इस्तेमाल होती है ना, टर्म्स, वो आपको इस्तेमाल करने होंगे। तो मेरे हिसाब से मेरे 4 बार प्री कट ऑफ क्लियर करने के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, एक सही रणनीति यही होगी कि आप एनसीईआरटी फॉलो करें और साथ में एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लें। और अगर आप चाहें तो किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप लेक्चर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इतना आप कर लेंगे तो आसानी से आप जो है एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं करते हैं समाप्त। ये अपना जो है टेलीग्राम चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, और यहाँ पर सभी पीडीएफ जो है वो काम की पीडीएफ एग्ज़ाम की दृष्टि से वो हम यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। हम जो लेक्चर डिस्कस करते हैं उसकी भी यहीं प्रोवाइड करवाते हैं। आपको अगर और भी कुछ डाउट हो इस एनसीईआरटी के बारे में या आईएएस की जर्नी में, आपकी कोई भी निजी समस्या हो कि सर मैं परेशान हूँ, कि घर से प्रेशर है, कि कौन सी किताबें पढूं, किसी भी तरीके का आपको कोई समस्या हो तो आप ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल पे हमसे बात कर सकते हैं। आपको कोई सुझाव देना है तो आप आराम से कमेंट में वो सुझाव दे सकते हैं, निसंकोच दे सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक रूप से हम अपने इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।